गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम हिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, द ट्राइबल सोसाइटी। उसमें आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 41 पर फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। अब इसमें हम देखेंगे कि जो कानून अंग्रेज़ों के समय में जंगलों के जो कानून बनाए गए थे उसके बारे में हम रीड करेंगे। तो देखें, जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूह को जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि आदिवासी जो समूह होते हैं, लोग होते हैं, उनका जीवन लगभग जंगलों से जुड़े हुए होते हैं। वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। उसमें अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण, अपना कब्जा स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दी गई थी। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेज़ों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी, यानी कि उन लोगों ने कुछ जंगलों को कहा कि सिर्फ ये जंगल अंग्रेज़ों के लिए ही यूज होंगे, क्योंकि इसमें जो टिम्बर नाम की लकड़ी आती है, जो इमारती लकड़ी होती है जिससे फर्नीचर बनाया जाता है, उसके वो उस जंगल में पाए जाते थे और वो सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए ही यूज होते थे। अंग्रेज़ों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी बेटा, यानी कि किसी प्रकार के भी उसमें आदिवासी जाति जा नहीं सकती थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाके में जाना पड़ता था। अब जैसा कि अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी गई थी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मज़दूरों का इंतज़ाम कहाँ से किया जाए, यानी कि अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर से आदिवासियों को हटा दिया गया था। अब उनके अंग्रेज़ों के सामने एक प्रॉब्लम आई कि जो रेल की पटरी बना रही थी, तो उसमें उसके लिए जो पटरी के लिए लकड़ियाँ होती है, बीच में लकड़ियाँ बिछाते हैं, उसके लिए स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने के लिए उनको कोई मज़दूर नहीं मिल रहे थे। अब ये बहुत ज़्यादा समस्या आ गई थी, तो उपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ लिया। जो अंग्रेज़ थे उन लोगों ने भी क्या इसका एक हल ढूंढ लिया। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाए, यानी उन्होंने क्या सोचा कि यदि हम उनको झूम कल्टीवेशन के लिए छोटे छोटे ज़मीन फील्ड दे दिए जाएंगे, तो वो हमारे यहाँ पर बाकी के लोग मजदूरी कर लेंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की भी छूट होगी, बशर्त गाँव में रहने वालों की वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। जो गाँव में लोग रहते हैं उनको वन विभाग के लिए वहाँ पर मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की मजदूरी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए गए। वहाँ पर उन लोगों ने इस तरह से वहाँ पर लोगों को वन गांव बसा दिए गए। अब उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे आदिवासी समूह ने उपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने न नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीके का चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1606 में सोग्राम संगम द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह के नाम से जाने जाते हैं, जो यहाँ दे रखे हैं। 1906 में और 1930 के अंदर ये दो मूवमेंट हुई थी, जिसके अंदर ये मूवमेंट आदिवासियों ने की थी। अब इंटरफ्रेंस ऑफ ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स एंड मार्केट के बारे में हम जानेंगे। उसमें क्या थी, जो व्यापार की जो समस्या आई थी बेटा, जो इंटर ट्रेडर्स ऑफ ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स एंड मार्केट, जो व्यापार की जो समस्या आई थी उसके बारे में बता रखा है इसमें। तो 19वीं सदी में के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले थे, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लग गया। यह समझने के लिए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखते हैं। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी क्या थी, मांग थी। उसके बाद भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत के निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार
फैला। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर डालने लगे। वर्तमान में जो झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कृषों यानी कि जो कीड़े होते हैं उनको इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन जो जीव जंतु होते हैं को बदलवाना आ गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों के अपने आसपास सबसे बड़े दुश्मन मानने लगे थे। जो लोग थे वो अपने आसपास मानने यानी कि उनको जो बिचौलिए थे उन लोगों को आदिवासी उनको अपना दुश्मन मानने लगे थे। इस तरह से ये यहाँ पर व्यापार की समस्या हुई थी। उसके बाद जो काम की तलाश द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द वर्कर्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।